आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन और पारसी महाजरीन को हिंदुस्तान की शहरत मिलनी चाहिए, अमित शाह ने राज्यसभा में कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील नहीं करेगा। एनसीपी कायद शरद पवार की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, किसानों के मसाइल पर हुई बातचीत। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी। दिल्ली की फिजाई आलूदगी पर सदर जमहूरियत हिंद रामनाथ कोविंद भी फिक्रमंद। चिदंबरम की जमानत की अर्जी पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी महाजरीन को शहरियत मिलनी चाहिए। इसलिए शहरियत तरमीम बिल की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाले इन महाजरीन को हिंदुस्तानी शहरियत मिल सके। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह ने इस दौरान मुसलमानों का नाम नहीं लिया। ऐवान में अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा कि मुल्क भर में NRC लाया जाएगा। कोई भी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि NRC के तहत सभी को लाने का ये अमल जारी रहेगा। अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमेटी, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है। ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी NRC से कोई लेन देन नहीं। NRC अलग प्रक्रिया। राइट। श्री स्वपन दास गुप्ता। To the Honorable Home Minister, taking into account the Gazette notification of 7th September 2015, is this Gazette notification applicable to the whole of India? In that case, sir, why I'm asking this is the NRC in Assam, in that case, should make a fundamental distinction between those who are illegal immigrants and those who are non-citizens. Right. Right? Has that actually, that distinction, has it been made? If it has been made, sir, why are various people who are categorized in the Gazette notification, why are they being incarcerated? मंत्री जी। सभापति महोदय, जो NRC आसाम के अंदर NRC की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को NRC के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। श्री सुकेंद्र शेखर राय। Out of 19 lakh people excluded from the National Register of Citizenship in Assam, 11 lakh are Bengali Hindus. Although majority of them produce document in support of their citizenship, they have been excluded. My question is, will the government grant citizenship to all genuine affected Indians out of NRC without waiting for 6 years? Right. मंत्री जी। मान्यवर, ये फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे हैं। NRC के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। NRC के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता
मिलनी चाहिए और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वह कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अयोध्या मालिकाना हक में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले पर नजरसानी की दरखास्त पेश करने के फैसले पर खुद को दूर रखेगा। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए चेयरमैन बोर्ड जफ़र फारूकी ने कहा कि हमको नई नज़रसानी की कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने नवंबर 9 के रोज़ जब फैसला सुनाया गया था उस वक्त ये कह दिया था कि हम अदालत के फैसले को कबूल करेंगे। हम इस मसले पर AIMPLB के साथ नहीं जाएंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए फारूकी ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि AIMPL भी नज़रसानी की दरख्वास्त पर क्यों जा रहा है। हमने हमेशा यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको तस्लीम करेंगे और हम अपने इस फैसले पर कायम हैं। बाबरी मस्जिद केस के एक और मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने भी कहा है कि वो कोई दरख्वास्त पेश नहीं करेंगे और ना ही किसी नज़रसानी की दरख्वास्त की हिमायत करेंगे। इतवार के रोज़ कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले खुद एहतजाबी का है और हम नज़रसानी की दरख्वास्त पेश करेंगे। कानूनी मशक़ के लिए जो 3 पार्टियों ने रजामंदी ज़ाहिर की है इनमें हाजी महबूब, मौलाना हज़बुल्लाह और हाजी अब्दुल्ला के 2 बेटे हाजी असद अहमद और हाफिज़ रिजवान हैं। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है कि वो अहदा तौर पर नज़रसानी की दरख्वास्त पेश करेगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने आज यहां पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र के किसानों के मसाइल से आगाह किया। इसके साथ ही उन्होंने फसलों को हुए नुकसान और रियासत में बढ़ते ज़राअत बहरान के पेश नज़र उनसे फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म और पवार की ये मुलाकात महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर बनी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान हुई। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के लिए NCP, कांग्रेस और शिवसेना के दरमियान बातचीत चल रही है। पवार ने 3 सफ़ात की एक याददाश्त में कहा कि नासिक ज़िले में सोयाबीन, धान, मकई, जवार और टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों की फसलें आखिरी मरहले में थीं, लेकिन बेमौसम बारिश से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 महीनों में नासिक के 44 किसानों ने खुदकशी की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ मुलाकात के बाद पवार ने कहा कि उन्होंने किसानों के मसाइल के बारे में आगाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने पर मज़ीद बहस के लिए NCP और कांग्रेस लीडरों की आज मुलाकात हुई। मुल्क के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज एक बार फिर नई तारीख रकम की है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी 6 तेल पैदा करने वाली कंपनियों के क्लब में शामिल हो गई है। साथ ही कंपनी ने 9.50 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटल के आदादोशुमार को पार किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने बरतानिया की BPPLC को पिछाड़ते हुए ये कामयाबी हासिल की है। BPPLC का मार्केट कैप 13,200 करोड़ डॉलर यानी 9.45 लाख करोड़ रुपए के करीब है। बता दें कि इसी साल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बरतानिया के BPLC के साथ माहिदा कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री से आगे अब चीन की पेट्रोचाइना, सऊदी की अरामको और एक्सान मोबाइल कार जैसी टॉप तवानाई कंपनियां हैं। आज इब्तदाई कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर 4.10% की बढ़तरी के साथ 1,571.85 रुपये तक पहुंच गया। शेयर में ज़ोरदार तेज़ी के दरमियान कंपनी मार्केट कैपिटल बढ़कर 9,90,366.80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे पहले मंगल को रिलायंस इंडस्ट्री ने 9,50,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के मुकाम को हासिल किया। भारत में यह पहली बार है जब किसी लिमिटेड कंपनी का 9 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का मार्केट कैप है। दिल्ली की आलूदगी पर मंगल को एक तरफ पार्लियामेंट में बहस हुई तो दूसरी तरफ सदर रामनाथ कोविंद ने भी इस मामले पर फिक्रमंदी जाहिर की। सदर रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह साल का एक ऐसा वक्त है जब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई शहरों की फ़िज़ाई आलूदगी बेहद ख़राब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं रही।
राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद IIT, NIT और IIST के डायरेक्टरों के इजलास में सदर कोविंद ने कहा कि कई साइंसदानों और पेशिनगोई करने वालों ने दुनिया का खात्मा होने की बात कही है। हमारे शहरों में आजकल धुंध जैसी सूरत हाल को देखकर ये डर सताने लगा है कि मुस्तकबिल के लिए कही गई ये बात कहीं अभी हकीकत में न तब्दील हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम की जमानत अर्जी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी किया है। जस्टिस R भानुमति की सदारत वाली बेंच ने मिस्टर चिदम्बरम की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघी की दलीलें सुनने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की समाअत के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है और ED को इससे पहले तक जवाब सौंपने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सेहत खिदमात पर जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि वादी में दवाएं दस्तयाब हैं, ये कोई मसला नहीं है। मोबाइल मेडिसिन वैन भी शुरू हो गए हैं। इंतज़ामिया ने सेहत खिदमात का ध्यान रखा है। राज्यसभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि वादी में सभी उर्दू अंग्रेज़ी अखबार और TV चैनल काम कर रहे हैं। बैंकिंग खिदमात पर पूरी तरह से चल रही हैं। सभी सरकारी दफातर और सभी अदालतें खुली हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, 98.3% वोटिंग हुई। शिवसेना अपने अराकीन असेंबली को 5 दिन के लिए किसी खास मुकाम पर ठहराने का मंसूबा बना रही है। शिवसेना लीडर अब्दुल सत्तार ने इस सिलसिले में मीडिया से कहा कि सभी अराकीन असेंबली को 22 नवंबर को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हमें 5 दिनों के लिए हमारी शनाख्ती कार्ड और कपड़े के साथ बुलाया गया है। मुझे लगता है कि हमें 2-3 दिनों के लिए एक जगह पर रहना होगा, फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। यकीनी तौर पर उद्धव ठाकरे वजीर आला होंगे। नहीं, ये तो ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि अंतिम मीटिंग है और अंतिम मीटिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि शुक्रवार के दिन जो आने का बताया गया है उसके अंदर पैन कार्ड लाओ, आई कार्ड लाओ और 5 ड्रेस लेके आओ। तो इसलिए हमको लगता है कि 2-5 दिन तक का यहाँ हमको रहना पड़ेगा। और मुझे 12 बजे से तो 4 बजे के बीच में आपको भी अंतिम फैसला मालूम पड़ जाएगा। उद्धव जी क्या हमको आदेश देते हैं, हमारे वहाँ उनका स्पीच सुनना है, वहाँ उनका मार्गदर्शन लेना है और उसके बाद में अगली रणनीति ठहराई जाएगी कि कहाँ रुकना है, कैसा रुकना है, कितने दिन रुकना है। ये सारी चीज़ें ठहराने के लिए ही उद्धव जी ने हमको शुक्रवार के दिन बुलाया। 101% शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं समाप्त हो जाएगी और शिवसेना का चीफ मिनिस्टर इस राज्य के लिए उद्धव जी के रूप में इतना संयम वाला, इतना होनहार, होशियार और गरीबों को न्याय देने वाला, किसानों की भावना जानने वाला, किसानों के जो कर्ज है उसको माफ़ी देने का जो वादा करने वाला, ऐसा एक आदमी, ऐसा एक इंसान, ऐसा एक नेता जब ऐसी चेयर पे बैठ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये सरकार पहला ऐतिहासिक सरकार होगा कि जिसने किसानों के लिए इतना बड़ा योगदान देगा। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने कहा कि दूसरी रियासतों के मेंबरान पार्लियामेंट नई दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस मामले से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। आलूदगी सबसे ख़राब चीज़ है जो दिल्ली में हो रही है और हमें इसकी इस्लाह करनी होगी। शहर की बढ़ती हुई आलूदगी की सतह के हवाले से मुझे मुतादिद वजूहात दी गई हैं। हेमा मालिनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बातें कहीं। दिल्ली में आलूदगी से मुतालिक मुबाहिसों के दौरान पार्लियामेंट में मेंबरान असेंबली की शिरकत के मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा यह है कि जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई बात नहीं है। उनकी अपनी रियासतों में इस तरह का मसला नहीं है। हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। हर एक को इन चीज़ों की इस्लाह के लिए संजीदगी से सोचना चाहिए। Is a worst thing happening in Delhi especially, so it has to be rectified. So everyone have to work for that and get things right. So we have to find out what are the reasons. There are many reasons have given to me by many people. This is what is happening, which is all
I have to discuss with other people and tell. See, maybe the reason is because Delhi, those people who are connected to Delhi, those who are living here, they must be participating. The other ones like Bombay, other places, there is not so much of a pollution, so they may not be taking interest. That may be the reason. I have no idea. महाराष्ट्र के अकोला जिले में 62 साल किसान ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली है। पुलिस ने कहा कि किसान की लाश मंगल के रोज पेड़ से लटकी हुई मिली, जो 6 दिन से वहां लटकी हुई थी। मुतवफ़ी तुलसीराम शिंदे के परिवार के मेंबरान ने हालिया बेमौसम बारिश से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने को इसकी वजह बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुन्नी थाने के इंस्पेक्टर गणेश वांडर ने बताया कि महकमे जंगलात के अफसर शिंदे की लाश मंगल के रोज दोपहर अकोला शहर से 70 किलोमीटर नवे गांव में जंगल के एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उन्होंने कहा कि वो 13 नवंबर को जंगल के नज़दीक वाक़ पंपोली गांव से लापता हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसने 13 नवंबर को फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। हालांकि मंगल के रोज तक ये मामला इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि जिस पेड़ से उसकी लाश मिली वो घने जंगल में काफ़ी अंदर है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने फीस में इजाफे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पीर के रोज़ पुलिस की लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी तलबा के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करती है और ज़रूरत पड़ने पर वो भी एहतजाजी मुजाहरों में शामिल होगी। मिस्टर यादव ने आज पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से कहा कि JNU मुल्क के सबसे बड़ी और बावकार यूनिवर्सिटियों में शामिल है, जहाँ मुख्तलिफ तरह की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है जिन्हें गरीब तलबा के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। इसके खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वाले तलबा पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि JNU एक आलमी सतह की यूनिवर्सिटी है, यहाँ तालीम हासिल करने वाले बेशतर तलबा गरीब हैं और उनकी तहरीक दुरुस्त है, जिसकी समाजवादी पार्टी मुकम्मल हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर उनकी पार्टी तलबा के एहतजाजी मुजाहरों में शामिल भी होगी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि NDA हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन JNU से तालीम हासिल करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत वहाँ के तलबा के साथ इंसाफ नहीं करके उनकी पुरअमन तहरीक को ताकत के ज़ोर पर कुचल रही है। उन्होंने कहा कि BJP से वाबस्ता अफराद अमीर हैं जिन्हें गरीब तलबा की परेशानी का एहसास नहीं है, इसलिए वो गरीब तलबा के हक़ की आवाज़ को दबा रहे हैं और बर्बरियत की हिमायत कर रहे हैं। मिस्टर यादव ने कहा कि संगीन मसले को पार्लियामेंट में ज़ोरदार तरीके से उठाया गया है और अगर JNU के तलबा के साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर इस मामले को राज्यसभा में उठाया जाएगा। ख्याल है कि JNU के तलबा के मुजाहरे के दौरान उन पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिससे ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी और घोटाले लगातार जारी हैं और मौजूदा माली साल के पहले 6 महीनों में बैंकों ने 95,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले और धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराई हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने मंगल को राज्यसभा में बताया कि मुल्क के 2019 और 20 सरकारी बैंकों ने माली साल 2019 और 20 के पहले 6 महीनों में 95,760.49 लाख करोड़ रुपए धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से सितंबर की मुद्दत के दौरान धोखाधड़ी के मामलों की कुल तादाद 5,743 है। वज़ीर मालियात के मुताबिक इस साल 1,000 मामलों में 25 अरब का घोटाला हुआ है। वज़ीर मालियात ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा 254 करोड़ अरब रुपये को घोटाले की शिकायत की है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने 108 अरब रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 83 अरब रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी दी है। बैंकों ने धोखाधड़ी और घोटाले के लिए ढीले ज़ाब्तों और बैंक अफसरों की धोखाबाजों के साथ मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन वज़ीर मालियात ने कहा कि सरकारी बैंकों का नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रही है। बैंकों में घोटाले के वाक़े रोकने के लिए वसी पैमाने पर कोशिश हो रही है। निर्मला सीतारामन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों में गैर मुत्तहरिक कंपनियों के 3.38 लाख बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने 2016 में एक सख्त दिवालिया और खर्च से मुताल्लिक़ कानून और भोगड़े माशी जराइम पेशा कानून पास कराए हैं, जिनका मकसद बैंकों को धोखाधड़ी के सबब हुए तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए के खसारे को पूरा करने में मदद देना है।
गौरतलब है कि दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने अफसरान और मुलाजिमीन की मिलीभगत का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। गुज़िश्ता साल ज्वेलरी ग्रुप को बैरून मुमालिक में दौलत वसूली के लिए जारी की गई फर्जी बैंक गारंटियों के सबब पीएनबी को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए मुल्क के कई अहम सरकारी इदारों को फरोख्त करने और प्राइवेट हाथों में देने के इशू पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, हमारे इदारे हमारी शान हैं, यही हमारी सोने की चिड़ियां हैं। बीजेपी ने वादा तो मुल्क बनाने का किया था, लेकिन काम भारत के बेहतरीन इदारों को खोखला कर उन्हें बेचने का कर रही है। अफसोसनाक है। दरअसल प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और सरकारी तेल रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की जानिब इशारा किया है। हाल ही में एक अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन ने कहा था कि हुकूमत चाहती है कि मार्च तक एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के फ़रोख्त का अमल पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फ़रोख्त करने से इस माली साल में 1 लाख करोड़ का फ़ायदा होगा। वज़ीर मालियात ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल भी एयर इंडिया को फ़रोख्त करने का मनसूबा बनाया था, लेकिन उस वक्त सरमायाकारों से ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। यही वजह है कि एयर इंडिया फ़रोख्त नहीं किया जा सका। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने एक निजी इंडियन टीवी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में इंडियन हुकूमत की जानिब से कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के इक़दाम का खैर मकदम किया है। मंगल के रोज़ रिपब्लिक टीवी पर एंकर अर्नब गोस्वामी को बरह रास्त इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करके कश्मीर की माओं और बेटियों को बचा लिया है। पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ लोग आज़ाद नहीं हैं। याद रहे कि हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन ने एक हालिया तकरीर में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि उन्हें और उनके साथियों को सियासी पनाह दी जाए। अल्ताफ़ हुसैन का मफहूम है कि चूँकि आबा अजदाद का ताल्लुक़ इंडिया से था, लिहाजा उन्हें इंडिया में रिहाइश की इजाज़त दी जाए। कर्नाटक के साबिक वज़ीर और रुकन असम्बली कांग्रेस तनवीर सेठ पर कातिलाना हमले करने वाले नौजवान ने हमले की वजह बताते हुए पुलिस को हैरतज़दा कर दिया। ज़राए के मुताबिक तनवीर सेठ पर इतवार की रात मैसूर में एक शादी की तकरीब में फरहान नामी नौजवान ने चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्म कर दिया था, जिन्हें मैसूर के एक हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया और ICU में ज़ेर इलाज हैं। हमले के फौरी बाद तकरीब में शरीक अफराद ने हमलावर फरहान को पकड़कर ज़दोकोब किया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने फरहान से पूछताछ की। इस दौरान मुलजिम ने पुलिस को बताया कि वह शोहरत हासिल करने के लिए और मशहूर होने के लिए साबिक़ा वज़ीर तनवीर सेठ पर हमला किया था। इसके सिवा इस हमले की दूसरी कोई वजह नहीं है। ये सुनकर पुलिस ओहदेदार हैरत ज़दा रह गए। बताया गया है कि पुलिस ने फरहान के दोस्तों और साथ में उठने बैठने वालों से भी उसके बारे में दरियाफ़्त किया, जिस पर पुलिस को पता चला कि हमले से 2 दिन कबल फरहान ने अपने दोस्तों को बताया था कि वो 2 दिन में एक VIP का कत्ल करते हुए एक ही वक्त में मशहूर होना चाहता है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने तनवीर सेठ के गनमैन फ़िरोज़ खान को मुअत्तल कर दिया, जिसने ड्यूटी की अंजामदेही में लापरवाही बरती थी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के हक़ और उनकी भलाई के सिलसिले में संजीदा है। मिस्टर तोमर ने बुध को यहाँ पार्लियामेंट के अहाते में कहा कि मुल्क भर में इस बार बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका तज्ज़िया रियासती सतह पर किया जा रहा है। रियासती हुकूमतों की जानिब से किसानों को बारिश से हुए नुकसान का तज्ज़िया करने की कहा गया और जब रियासतों से नुकसान की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मरकज़ी हुकूमत वहाँ से किसानों के लिए रकम देगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों के हुकूक़ के सिलसिले में शुरू से ही संजीदा है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक की बात को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि हुकूमत सभी रियासतों के साथ एक जैसा बर्ताव कर रही है। विषय में हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले बार वर्षा ज़्यादा हुई तो निश्चित रूप से फसलों का नुकसान हुआ। जैसे जैसे राज्य अपना आकलन करके मेमोरेंडम भेज रहे हैं, वैसे वैसे केंद्र यहाँ से टीम भेज रहा है और उस टीम का जो आकलन आएगा उस पर जो समिति है
एनडीआरएफ की, वो विचार करेगी और उनको सहायता देगी। महाराष्ट्र में अभी अंतरिम सहायता केंद्र सरकार ने दी है जो किसानों तक पहुंची है। अब आगे जो पूरा आकलन आएगा उसके अनुसार सहायता रिलीज होगी। चीन के सूबे शांडोविंग के जिंग शहर में कोयले कान के हादसे के बाद कम से कम 11 अफराद जेर ज़मीन सुरंग में फंस गए हैं। मुकामी हुकाम ने बताया ये हादसा जिंगजियांग काउंटी के लियांगबाओसी कोयले की कान में बुध की सुबह 5:50 पर पेश आया। कोयले की कान के सालाना पैदावार की सलाहियत 3 मिलियन टन है। राहती काम जारी है। अफगानिस्तान में आज हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। नाटो की क़ियादत वाली इत्तेहाद ने इसकी तस्दीक की है। अमेरिकी फोर्सेस ने बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर ऐसी कोई शवाहिद नहीं मिले जिस लगता हो कि हेलीकॉप्टर को दुश्मन ने तबाह किया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने हेलीकॉप्टर को तबाह करने की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया है कि हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान के सूबे लोगर में तबाह किया गया। फौज के मुख्तसर बयान में हलाक शुदगान के सिलसिले में कोई तफसील नहीं दी गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि अमरीकी दिफाई महकमे के मुताबिक कार्रवाई में हलाक होने वाले फौज के जवानों के नाम की तफसील उनके घर वालों को मुतल्ला करने के 24 घंटे बाद तक रोकी जा रही है। इसी दौरान अफगान हुकूमत और इत्तेहाद से लड़ने वाले तालिबान अस्करियत पसंदों ने दावा किया है कि बागियों ने मशरक़ी सूबे लोगर में एक चुनोक हेलीकॉप्टर पर हमला किया था। हैदराबाद में रात देर गए तक होटल खुली रखने वाले होटल मालिक को एक मुकामी अदालत ने 8 दिन जेल की सज़ा सुनाई है। शहर के हुमायूं नगर इंस्पेक्टर सुनील ने बताया कि अदालत ने आधी रात के बाद भी एक होटल के मालिक को होटल खुली रखने पर सज़ा सुनाई है। बहादुरपुरा में रहने वाले मोहम्मद ज़मीर हुसैन की मेहदीपट्टनम इलाके में हसन नाम की होटल है। आधी रात के बाद भी मालिक होटल खुली रखता था, जिस पर मालिक के खिलाफ 15 केसेस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि होटल के मालिक को मंगल के दिन 12वीं स्पेशल मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मोजिज जज ने उसे 8 दिन कैद की सज़ा सुनाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन और पारसी महाजरीन को हिंदुस्तान की शहरत मिलनी चाहिए, अमित शाह ने राज्यसभा में कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील नहीं करेगा। एनसीपी कायद शरद पवार की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, किसानों के मसाइल पर हुई बातचीत। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी। दिल्ली की फिजाई आलूदगी पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद भी फिक्रमंद। चिदम्बरम की जमानत की अर्जी पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।